जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीपीएससी 144 दक्षिण एशिया का परिचय। ये हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो है। इससे पहले हम एक वीडियो कर चुके हैं, इसकी 2 वीडियो और आएगी। उसके बाद इसकी 1 शॉर्ट वीडियो आएगी जिसमें आप इसके सभी क्वेश्चन एंड आंसर क्या है इंपॉर्टेंट होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होंगे वो इंक्लूड होंगे, जिससे आपको क्या है 90+ मार्क्स इजीली प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए इसकी सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो और 1 शॉर्ट वीडियो देखने के बाद क्या है इसमें एग्जाम में आप 90+ मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। इस वीडियो में आपके एक सजेशन की रिक्वायरमेंट है। आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देंगे। ये टेलीग्राम चैनल होगा हमारा इग्नो के असाइनमेंट के रिगार्डिंग। इसमें आप अपने क्वेश्चन पेपर है जो इग्नो के वो आप सेंड कर सकते हैं, जिसका हम सॉल्यूशन आपको यूट्यूब वीडियो पर डाल देंगे, जिसका लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप इसमें अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो हम इस पर काम करेंगे और आपके लिए जो भी असाइनमेंट का सॉल्यूशन होगा वो लेकर आ जाएंगे। इसलिए हमारे इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके आप कोई भी स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं इसकी वीडियो की। पहला इसमें जो क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में सशस्त्र संघर्षों की बदलती प्रकृति और विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपसे 2 बातें पूछी गई हैं। दक्षिण एशिया में सशस्त्र संघर्षों की प्रकृति कैसे बदली है, और दूसरा पूछा गया है कि वर्तमान समय में आज के दिन इसमें क्या है, इसकी संघर्ष है, प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसका इंट्रोडक्शन क्या है। दक्षिण एशिया विश्व की सबसे घनी आबादी वाले और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। स्वतंत्रता के बाद से ही यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के संघर्षों का केंद्र रहा है। यहाँ पर सशस्त्र संघर्ष जो कि आर्म्ड कन्फ्लिक्ट देखने को मिले हैं और एक खूनी इतिहास रहा है। ऐतिहासिक रूप से बात करें तो इस क्षेत्र के संघर्षों को 2 संप्रभु राष्ट्रों के बीच में पारंपरिक युद्ध, जैसे कि कैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947 में, 1965 में, 1971 में और 1999 के युद्ध के रूप में देखा जा सकता है। तो यहाँ पर टाइम टू टाइम क्या है युद्ध होते रहे हैं, और वो भी कौन सी कंट्रीज के बीच में, हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में देखने को मिले हमें। परंतु जैसे जैसे क्या है समय बदला, विशेष रूप से कैसे शीत युद्ध की समाप्ति और 21वीं सदी के आगमन के बाद दक्षिण एशिया में सशस्त्र संघर्षों की प्रकृति और विशेषताओं में बहुत सारे बदलाव आ गए। आज पारंपरिक अंतर राज्य युद्धों की जगह क्या हो गया, आंतरिक संघर्षों और जो प्रॉक्सी वार्स है, उग्रवाद, जातीय हिंसा है और गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरों ने ले ली है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अब इसकी प्रकृति कैसे देखेंगे, इनकी बदलती प्रकृति कैसे, जो सशस्त्र संघर्ष है इनकी प्रकृति कैसे बदली है टाइम टू टाइम। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा, अंतर राज्य युद्धों में यादों से आंतरिक संघर्षों की ओर बदलाव हो गया है। तो जो पहले दक्षिण एशिया में मुख्य रूप से देशों के बीच में युद्ध होते थे ना, जैसे कि भारत पाकिस्तान में हमें युद्ध देखने को मिला था। जैसे कि कौन कौन सा युद्ध देखने को मिला था, 1947 का, फिर 65 का युद्ध, फिर 71 का युद्ध, फिर 99 का युद्ध। ये हमें भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध देखने को मिले थे। लेकिन आज के समय में जो अधिकांश संघर्ष होते हैं वो देशों के भीतर होने लगे हैं। कैसे कैसे हम संघर्ष इसमें देख सकते हैं, तो इसमें हम अलगाववाद, उग्रवाद, विद्रोह और गृह युद्ध देख सकते हैं, जो कि एक देश के अंदर ही होते हैं। ये हम देख सकते हैं, ये इस प्रकार के अंतर कलह देश में देखने को मिले हैं। फिर देखते हैं इसमें जो प्रॉक्सी वार है और सीमा पर आतंकवाद है वो कैसे हमें देखने को मिला है। तो आज कई देश क्या है सीधे युद्ध करने के बजाय क्या करते हैं, टेररिस्ट और उग्रवादी संगठनों का उपयोग करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान करता है। वो क्या है डायरेक्ट वार में हिस्सा लेने के बजाय अपने टेररिस्ट को भेजता है, देश में ऐसी हरकतें करवाता है, जैसे कि पहलगाम, उरी अटैक वगैरह। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जो क्या है पाकिस्तान अपने टेररिस्ट का फ़ायदा उठाकर हमारे देश को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है। तो इसके उदाहरण के तौर पे बात करें तो सीमा पार पाकिस्तान में आतंकवाद हो गया, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां कराकर ये क्या है प्रॉक्सी वार का सहारा लेते हैं। इस प्रकार का युद्ध लंबे समय तक चलता रहता है। इसलिए भारत ने अभी जो इंडस वाटर ट्रीटी है ना उसको कैंसिल कर दिया है कि हम पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे सिंधु नदी का, जब तक आतंकवाद रहेगा तब तक पानी हम नहीं देंगे। उनको अपनी हरकतें सुधारनी होगी तभी इसका पानी दिया जाएगा। इस पर क्या है पाकिस्तान बार बार इंटरनेशनल स्टेज पर जाकर, अपने प्लेटफॉर्म पर जाकर इसकी आवाज़ उठा रहा है, लेकिन भारत ने बोल दिया कि हम इसके लिए बात देनी है, हमारे देश की कंट्री का पानी, हमारे अंदर से पानी जाता है तो हम इसका कंट्रोल का पूरा हक रखते हैं। अगला है इसमें हाइब्रिड वारफेयर का उदय। तो ये क्या होता है, आधुनिक युद्ध केवल क्या है हथियारों तक सीमित नहीं रह गया है, इसमें आजकल कैसे कैसे होने लगे हैं, साइबर अटैक होने लगे हैं, IW वारफेयर जिसे इन्फॉर्मेशन वारफेयर बोलते हैं, फेक न्यूज़, सोशल मीडिया पर प्रचार और आर्थिक दबाव जैसे हाइब्रिड वारफेयर हमें देखने को मिले। इसे हाइब्रिड वारफेयर बोलते हैं। अगला है दक्षिण एशिया के संघर्ष
की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो दक्षिण एशिया के जो सशस्त्र संघर्ष हैं इनकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा विशेषता देखी जाती है पहचान, जातीयता और धर्म आधारित संघर्ष देखने को मिलते हैं। दक्षिण एशिया के अधिकांश संघर्ष कैसे देखने को मिले, जाति, धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े हुए हैं। इसके उदाहरण पर देखें तो जो श्रीलंका का जातीय संघर्ष है, तो श्रीलंका में कौन सी जातीय संघर्ष है, ऊपर वाली जो वीडियो है, ऊपर वाले क्वेश्चनों में हमने बात की थी इसमें। तो श्रीलंका में सिंहली और तमिल है ना, इनके बीच में बहुत ज़्यादा जातीय ये चला था। सिंहली बहुसंख्यक थे और तमिल अल्पसंख्यक थे। तो लिट्टे के बीच में और इनके बीच संघर्ष चला था जो कि 30 साल तक चला था, बहुत लंबे समय तक, जिसने देश को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। फिर पूर्वोत्तर भारत में जो उग्रवाद था वो देखने को मिला। फिर पाकिस्तान के बलूच में आंदोलन हुआ। पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है वो अपने लिए अलग देश की मांग कर रहा है कि हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, हमारे जो संसाधन है उसका असमान वितरण हो रहा है। तो पाकिस्तान में भी बलूच आंदोलन देखा जा सकता है। अगर भारत के पूर्वोत्तर राज्य में बात करें तो नागालैंड, मणिपुर, असम में मणिपुर आज भी चल रहा है। इसके मुद्दों को क्या है हमारी सरकार को गौर करना चाहिए, जो कि इसको नकारा जा रहा है, इसको देखकर इनके मुद्दों को सुलझाना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे जनजातीय समूह अपनी अपनी संस्कृति और पहचान को लेकर हथियार उठाए हुए हैं। फिर इसमें आता है गैर राज्य अभिनेताओं का बढ़ता प्रभाव। ये कैसे है, नॉन स्टेट एक्टर्स कैसे हैं। जो आज का संघर्ष केवल क्या है, सेना ही शामिल नहीं होती है, इसमें क्या है गैर राज्य अभिनेता भी इसमें शामिल होते हैं। जैसे कि इसमें क्या क्या होते हैं, आतंकवादी संगठन। और आतंकवादी संगठन कैसे हो गए, लश्कर-ए-तैयबा, जैसे मोहम्मद, अलकायदा, आईएसआई, ये हमें आतंकवादी संगठन। आपने सुना ये अटैक लिया, इसकी जिम्मेवारी किसने ली है, जैसे लश्कर-ए-तैयबा ने ले ली, अलकायदा ने ले ली, इस प्रकार के संगठन है वो आपको सुनने में मिलते होंगे। जो उग्रवादी संगठन है वो भी इसमें बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। और इसके साथ ही क्या है, जो विद्रोही समूह है वो हमें इसमें देखने को मिलते हैं, जो क्या करते हैं, हथियार देते हैं, वैश्विक फंडिंग करते हैं, आधुनिक संचार तकनीकी मौजूद है, जिससे क्या है राज्य की संप्रभुता को कड़ी चुनौती दे देते हैं। फिर इसमें अगला देखने को मिलता है वैचारिक उग्रवाद और वामपंथ उग्रवादी देखने को मिलते हैं, जिसे क्या है नक्सलवादी भी बोल सकते हैं और वैचारिक उग्रवाद भी बोल सकते हैं। तो दक्षिण एशिया में जो कई संघर्ष है वो वैचारिक आधार पर भी होते हैं। जैसे क्या है, भारत का नक्सल आंदोलन है, ये नक्सलवाद है, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। और जो नेपाल का माओवादी है ये क्या है, इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इनका उद्देश्य क्या है, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाना बताया जा रहा है। तो ये वैचारिक और वामपंथी उग्रवाद है जो कि इसमें देखा जा सकता है। फिर इसके बाद क्या है, अफगानिस्तान और धार्मिक कट्टरपंथ का प्रभाव। अफगानिस्तान में तालिबान और अन्य कट्टरपंथी संगठन क्या करते हैं, एक दूसरे को पूरे दक्षिण एशिया में इसकी सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। तो इससे क्या है, उग्रवाद होगा, आतंकवाद होगा और सीमा पार हिंसा में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है टाइम टू टाइम। तो ये हमें देखने को मिला है, जिसे अफगानिस्तान में किसका, तालिबान का आना, और धार्मिक कट्टरपंथ जैसे पाकिस्तान जैसे देश करते हैं। ये धार्मिक कट्टरपंथ का प्रभाव जैसे कि बांग्लादेश में देखने को मिला, जिन्होंने हिंदुओं वगैरह को जला दिया, क्योंकि बांग्लादेश में 95% पॉपुलेशन क्या है, मुस्लिम है, और 5% पॉपुलेशन क्या है, हमारे हिंदू हैं। तो इस प्रकार उन्होंने इस पर क्या अत्याचार किया, इनको जलाकर मार दिया या जैसे भी क्या इन पर अत्याचार किया। अगला है संघर्ष और अपराध की साठगांठ। तो इसमें संघर्ष और अपराध की साठगांठ की बात करें तो आज आतंकवादी संगठन है वो अपने वित्तीय संसाधनों के लिए क्या करते हैं, मादक पदार्थ होंगे, तो मादक पदार्थों की तस्करी करेंगे, हथियारों की तस्करी करेंगे, धन की उगाही करेंगे, मानव तस्करी करेंगे, इनके अवैध कार्यों का वो सहारा लेते हैं। तो संघर्ष और अपराध की साठगांठ का सहारा लेते हैं। फिर संघर्ष, सशस्त्र संघर्ष के बदलते स्वरूप के कारण और क्या प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं, इसके कारण के बारे में बात करें तो वैश्वीकरण और तकनीक, ये क्या है, जो नई तकनीकें हैं उसके कारण क्या है, सोशल मीडिया, इनक्रिप्टेड ऐप्स हो गए, क्रिप्टो करेंसी हो गई, तो ये क्या है, इनका उपयोग कर आतंकवादी संगठन आसानी से संपर्क और वित्तीय लेन देन कर रहे हैं। क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन वगैरह है, इस पर कभी वर्ल्ड पर किसी का कंट्रोल नहीं है, तो ये आराम से कर सकते हैं। इनक्रिप्टेड ऐप का यूज़ कर सकते हैं, तो सोशल मीडिया का सहारा लेकर क्या कर सकते हैं, इस जो तकनीकों का यूज़ करके अपने आतंकवादी संगठन है वो संपर्क स्थापित किए हुए हैं और लेन देन करते हैं। शासन व्यवस्था की विफलता देखी जा सकती है कि कमजोर शासन व्यवस्था हो, जहाँ पर गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सामाजिक असमानता अधिक होती है, जहाँ क्या है विद्रोह और उग्रवाद की संभावना बढ़ जाती है। एक इसमें धार्मिक और ऐड कर दिया जाए कि धार्मिक पक्ष का सहारा लेकर भी उग्रवाद को बढ़ाया जा सकता है। फिर क्षेत्रीय विकास पर हमें प्रभाव देखने को मिलता है। तो दक्षिण एशिया पर क्या प्रभाव पड़े हैं क्षेत्रीय विकास को लेकर, मानवीय संकट देखने को मिला है। इस संघर्षों के कारण क्या हुआ है, हज़ार लोगों की मृत्यु हो गई है, लाखों शरणार्थी बन गए हैं, आंतरिक विस्थापन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई है, मानवीय संकट। फिर आर्थिक नुकसान देखने को मिला। तो सरकारों को विकास के बजाय क्या है, रक्षा, सुरक्षा और सैन्य अभियान पर अधिक खर्च करना पड़ता है। इससे क्या होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव विकास प्रभावित होते हैं। तो भारत का हर साल बजट है उसमें मेजरली क्या है, अपना डिफेंस में और क्या है,
फ्लड वगैरह है, नेचुरल डिजास्टर है, उनमें ज़्यादा जाता है, जिसके कारण क्या है हमारा जो एजुकेशन, हेल्थ और मानव विकास है वो वाले बजट इससे थोड़ा प्रभावित होते हैं। ये इस क्वेश्चन का हमारा निष्कर्ष होगा। जैसे हमने आंसर दिया है उसी हिसाब से आपको इस क्वेश्चन का क्या डिसाइड करना होगा, निष्कर्ष डिसाइड करना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से प्रत्येक पर 200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। इसमें 2 पार्ट दिए गए हैं आपको। पहला पार्ट है आतंक पर वैश्विक युद्ध। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या दोगे? तो आतंक पर वैश्विक युद्ध है, इसमें जो आतंक पर वैश्विक युद्ध अमेरिका के नेतृत्व में ये शुरू हुआ था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया गया था, जिसमें एक सैन्य कूटनीति और कानूनी अभियान था। इसकी शुरुआत कब हुई? 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए भीषण आतंकवादी हमले, जैसे कि 9/11 हमलों के बाद हुई थी, जिसमें अलकायदा के आतंकवादियों ने न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड और वाशिंगटन में पेंटागन को निशाना बनाया था। तो तत्काल अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इस अभियान की घोषणा करते हुए इसे किसी एक संगठन के खिलाफ नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर फैले उस आतंकवादी समूह और उसे पनाह देने वाले राष्ट्र के विरुद्ध एक निर्णायक युद्ध बताया था। तो क्या हुआ था? ये आतंकवादी एक अटैक हुआ था 11 सितंबर 2001 को। ये हमारे भारत पर नहीं हुआ, ये क्या हुआ था? अमेरिका में हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो अमेरिका वगैरह जो डेवलप्ड कंट्री है ना, उनमें अपने नागरिकों की कीमत बहुत है। अगर आप आज हमारे देश की बात करोगे तो आज आपने लेटेस्ट न्यूज़ सुनी होगी कि भरत तिवारी मारा गया एनकाउंटर में। वैसे ही क्या है, 3 नाविक हमारे क्या है अमेरिकी नौसेना ने मार दिए मिसाइल अटैक में। तो ये क्या है हमारे लिए, क्या है आज के दिन बात करते हैं, इंसान की कोई कीमत नहीं है। अगर आज के दिन 100 आदमी जल के मर जाएंगे तो भी कोई नहीं है। अगर 100 आदमी किसी सरकार की वजह से मर गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि अभी यूपी में क्या हुआ, 20 बंदे लाइब्रेरी या कोचिंग सेंटर में जलकर मर गए थे, जिसमें क्या है उनको संवेदना देने के बजाय यूपी के मुख्यमंत्री क्या बयान देते हैं, जो मृतक की माँ है उसको बोलते हैं कि जितना पूछा गया उतना बोलो, ज़्यादा बोलने के लिए, आपको भाषण देने के लिए नहीं बोला गया। तो ये एक मुख्यमंत्री का, जो भी इतना नामी गिरामी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके मुंह से ये शोभा नहीं देते, क्योंकि एक संवेदना होनी जरूरी है मृतक के लिए। उसी प्रकार क्या है, देश में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मृत्यु होती है उनके लिए देश को स्टैंड लेना चाहिए, ताकि उनकी अपनी मजबूत स्थिति को दिखा सकें। लेकिन आज के दिन इसमें बैकफुट पर खड़े हैं। वहीं आज के दिन अमेरिका का एक नागरिक मर जाए तो उसको बदले के लिए क्या है 100 जाने लेगा या उसके खिलाफ कोई ना कोई कड़े एक्शन लेगा। वैसे ही 2001 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसके लिए अभियान चलाया। तो इसके मुख्य चरण और रणनीतिक संचालन की बात करें तो इसके प्रमुख अभियान क्या है? तो इसके प्रमुख अभियानों की बात करें तो अफगानिस्तान में सैन्य कार्रवाई की गई। तो अफगानिस्तान में ऑपरेशनल एंड्योरिंग फ्रीडम बोलते हैं इस अफगानिस्तान में सैन्य कार्रवाई को, ये चलाया गया और तालिबान शासन को हटाया गया था। तो अमेरिका ने हटाया था। फिर वर्ष 2003 की बात करें तो इराक युद्ध देखने को मिला। तो इसने इराक पर भी सैन्य कार्रवाई की और किसको मार गिराया था? उस टाइम सद्दाम हुसैन को फांसी दी थी। इस पर विनाशकारी हथियार हैं और उनके संबंध में अलकायदा से हैं। इसके बाद में दावे साबित नहीं हो सके थे, क्योंकि इसका मुद्दा उनका अलग था। इसका फ़ायदा उठाकर वो क्या कहते थे, इराक पर तेल का कंट्रोल चाहते थे। फिर खुफिया और वित्तीय नेटवर्क का प्रहार देखने को मिला। जो आतंकवादी संगठनों की फंडिंग रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय निगरानी रखी गई और खुफिया सहयोग को मजबूत किया गया। ऐसे ये प्रभाव देखने को मिले। फिर दक्षिण एशिया पर क्या प्रभाव देखने को मिले? इस अभियान का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पर पड़ा? अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर पड़ा, क्योंकि इसका सबसे जो आतंकवादी संगठन को पनाह देने वाला देश कौन सा है? पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान अमेरिका का प्रमुख सहयोगी बना। इसमें भारत को सीमा पर आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक समर्थन मिला। अफगानिस्तान में लंबे समय तक अस्थिरता बनी रही, क्योंकि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन इन पर लगा दिए गए थे। इसके क्या क्या परिणाम देखने को मिले और क्या मूल्यांकन देखने को मिले, जो हमने क्वेश्चन में पढ़ा वो इसका पूरा कंक्लूजन है। फिर बाद में इसमें सर क्रीक लाइन विवाद क्या है, इसको समझना है। तो सर क्रीक लाइन विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित 96 किलोमीटर, जो 96 किलोमीटर लंबी ज्वारीय मुहाना है, इसमें यह गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच में है। दोनों देश के बीच में समुद्री सीमा है, उसके निर्धारण को लेकर इस क्षेत्र पर लंबे समय तक विवाद चला रहा है। आपको अभी तक क्या देखने को मिला होगा? जो हमारा इंडिया है हमें देखने को मिला इंडिया में क्या देखने को मिला? जो यहाँ पर हमारा जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर इसका टैग है, लेकिन नहीं, यहाँ पर गुजरात बॉर्डर में जो समुद्री सीमा हम शेयर करते हैं ना, उसमें एक मुहाना है, ज्वारीय मुहाना, जिसे कि क्या बोलते हैं, टाइडल एस्टुटरी बोलते हैं। तो ये जो 96 किलोमीटर लंबा एरिया ना, इसमें भारत बोलते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानेंगे, वहीं पाकिस्तान बोलता है कि हम हमारे लोकल लॉ को मानेंगे, जहाँ तक समुद्री बाउंड्री होगी हम वहाँ तक हक मानेंगे, गुजरात तक मानेंगे। तो ये आज के दिन हॉटस्पॉट बना हुआ है। इस पर
हमारे बहुत लंबे समय तक विवाद चला रहा है, जिसको आज तक आपको पता भी नहीं होगा। तो ये सबसे अहम मुद्दा है। एक हमारा जो सेवन सिस्टर है, जो चिकन नेक है वो, और एक ये जो गुजरात के कच्छ के बीच में जो हमारा जवार या मुहाना है ना, ये सबसे आज के दिन हॉट मुद्दा बने हैं। सेवन सिस्टर का क्यों बना हुआ है? क्योंकि जो चीन है वो लगातार, और बांग्लादेश है वो बोल रहे हैं कि हम आपकी जो सेवन स्टेट है इसको अलग कर देंगे चिकन नेक पर अटैक करके और कब्जा करके, ताकि इसके अलग हिस्से किए जा सकें। वहीं पाकिस्तान क्या है, इस पर पूरा समुद्री कंट्रोल चाहता है अपना। इसके विवाद के कारण बात करें तो विवाद का कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि सीमा निर्धारण को लेकर दोनों देशों के बीच में अलग अलग अपने अपने दावे हैं। पाकिस्तान 1914 का समझौता है। पाकिस्तान क्या मानता है, जो सिंध सरकार का पक्ष है 1914 का संकल्प है, उसके आधार पर पूरे सर क्रीक पर अपना अधिकार जताता है। तो 1914 में तत्कालीन बॉम्बे सरकार और सिंध के महाराज हैं उसके बीच में एक समझौता हुआ था। उस समझौते के आधार पर क्या है, पैराग्राफ 9 के अनुसार पूरे ग्रीक क्षेत्र को सिंध का हिस्सा माना गया था। पाकिस्तान इस दावे के आधार पर क्रीक के पूर्वी तट को अपनी सीमा मानता है, मतलब गुजरात के तट को अपनी सीमा मानता है, जिसका अर्थ है कि पूरा क्रीक पाकिस्तान का है। भारत का पक्ष क्या बोलता है? भारत जो थालवेग सिद्धांत है वो उसके अनुसार सीमा को क्रीक के मध्य से गुजरने वाला मानता है। तो मतलब जो 96 किलोमीटर का एरिया है ना, उसके बीच में यहाँ तक इंडिया का है, यहाँ तक पाकिस्तान का है, इंटरनेशनल लॉ को मानता है। वहीं पाकिस्तान करता है कि हम 1914 के संकल्प को मानेंगे, हम तो इसको नहीं मानेंगे। तो ये विवाद का हमारा मुख्य कारण है। इसके क्या आर्थिक महत्व हैं, भू रणनीतिक और आर्थिक महत्व क्या देखने को मिलेंगे? तो इसमें क्या है, हमारा जो मत्स्य पालन है वो संसाधन है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इसके कारण जो हमारे मछुआरे वगैरह जाते हैं वो हमारे जो कंट्रोल के एरिया में उसमें शिकार करते हैं, फिर उसमें भी वो क्या है, पाकिस्तानी नेवी उनको अपने कंट्रोल में ले लेती है, पकड़ लेती है। बहुत सारे मछुआरे आज भी इसके कैद में है। जो पाकिस्तान वाले आते हैं तो हम कंट्रोल में ले लेते हैं। तो ये क्या है, आम आदमी को इसकी परेशानी झेलनी पड़ती है। जो ऊर्जा और खनिज भंडार को लेकर अगर वहाँ पर कोई पेट्रोलियम वगैरह निकल जाता है या कोई नेचुरल हमारे खनिज भंडार निकल जाते हैं तो उस पर लेकर बहस छिड़ी हुई है कि कौन इस पर कब्जा करेगा, कौन किसका है। तो तेल और प्राकृतिक गैस की संभावनाएं यहाँ ज़्यादा है। तो जो समुद्री विशेष आर्थिक क्षेत्र है, जो सैन्य संवेदनशीलता भी यहाँ देखी जा सकती है। भारत और पाकिस्तान दोनों की दृष्टि से यह बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। जो समुद्री विशेष आर्थिक क्षेत्र है ना, जिसे ईज बोला जाता है, ईज, वो के निर्धारण से ये जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा बहुत ही हॉटस्पॉट मुद्दा है, बहुत ही हॉट मुद्दा है, जिस पर दोनों में बहस छिड़ी हुई है। लंबे समय तक इसमें कार्रवाई चल रही है, दोनों अपने अपने इसको कंट्रोल को मानते हैं। ये हमारा निष्कर्ष है, और इसके समाधान की क्या राह हो सकती है वो आप दे सकते हैं। तो सरक्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण समुद्री विवाद है। यदि दोनों देश आपसी वार्ता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर समाधान निकालें तो इस क्षेत्रीय शांति, व्यापार और समुद्री सहयोग को बढ़ावा मिल सकता है, वरना क्या है, वहीं अटैक, लड़ाई, युद्ध हमें देखने को मिलेगा। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। शीत युद्ध काल में दक्षिण एशिया की राजनीति का वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको समझना है कि पूछा क्या गया है। तो आपको क्या है, जो शीत युद्ध है इसके बारे में नहीं लिखना, बल्कि जो शीत युद्ध के दौरान है ना दक्षिण एशिया की राजनीति कैसी थी यह बताना है। तो इसका सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन की, इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा। शीत युद्ध जिसे कोल्ड वार का दौर है, जो कि 1945 से 1991 है, वो वैश्विक राजनीति का एक ऐसा कालखंड था जब पूरा विश्व वैचारिक रूप से दो महाशक्तियों, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, जिसे साम्यवादी और समाजवादी गुट बोलते हैं, इसके बीच में विभाजित हो गया था। यद्यपि इस युद्ध का मुख्य केंद्र क्या था, यूरोप था, लेकिन इसके रणनीतिक और राजनीतिक प्रभाव पूरी दुनिया को कोना अछूता नहीं रहा था, जिसके कारण क्या सभी देशों पर प्रभाव पड़ा था। आज के दिन युद्ध किस पे हो रहा है, अमेरिका, इजराइल और ईरान के ऊपर, लेकिन भुगतना किसको पड़ रहा है, पूरे वर्ल्ड को, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस आ गया है। वैसे ही पुराने टाइम कोल्ड वार में था, कौन कौन थे, गुट कौन थे, एक तो अमेरिका था और दूसरा कौन था, सोवियत संघ था, लेकिन भुगतना किसको पड़ रहा था, पूरे वर्ल्ड को भुगतना पड़ रहा था। दक्षिण एशिया के संदर्भ में शीत युद्ध का काल वही समय था जब इस क्षेत्र के प्रमुख देश भारत और पाकिस्तान, श्रीलंका ब्रिटिश औपनिवेशिक दासता से स्वतंत्र होकर अपने राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में लगे हुए थे। अपनी भौगोलिक स्थिति, विशाल आबादी और रणनीतिक महत्व के कारण दक्षिण एशिया दोनों महाशक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गए। इसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या, दक्षिण एशिया की आंतरिक राजनीति, क्षेत्रीय संबंध और विदेशी नीतियां पूरी तरह क्या है, शीत युद्ध के वैश्विक समीकरणों से प्रभावित हो गई थी और संचालित होने लग गई थी। तो ये इसका इंट्रोडक्शन होगा। अब देखेंगे इसके शीतकालीन दक्षिण एशियाई राजनीति के जो मुख्य स्तंभ की और प्रवृत्तियाँ क्या हमें देखने को मिला। तो शीतकाल युद्ध में दक्षिण एशिया की राजनीति पर सबसे पहले गुट निरपेक्षता आंदोलन और भारत की भूमिका देखने को मिली। तो स्वतंत्रता के बाद क्या है, भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गुट निरपेक्ष आंदोलन को अपनाया, जिसे नाम बोला जाता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन को अपनाया। किसी भी महाशक्ति के सैन्य गुट में ये शामिल नहीं हुआ। स्वतंत्र विदेश नीति इन्होंने अपनाई और
विश्व शांति और सह अस्तित्व पर इन्होंने बल दिया। श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों ने भी इस नीति का समर्थन किया। तो हमारे साथ वो भी अपना कंधे से कंधा मिलाए हुए थे, उन्होंने भी इसका पक्ष लिया है। फिर पाकिस्तान का अमेरिकी गुट में शामिल होना। तो भारत के विपरीत पाकिस्तान ने क्या किया, अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को देखते हुए अमेरिका का साथ चुना, जिसमें SEATO क्या है, सीटो और सेंटो इसको क्या किया, सदस्य बना। अमेरिका से सैन्य और आर्थिक सहायता प्राप्त की, इससे दक्षिण एशिया में हथियारों की होड़ बढ़ गई थी। तो 1950 के दशक में पाकिस्तान ने अमेरिका के नेतृत्व वाले जो गठबंधन है सीटो और सेंटो को इसके पक्ष में ले लिया ताकि इनको हथियार वगैरह मिल सके। फिर जो प्रमुख घटनाएं क्या क्या हमें देखने को मिला, तो शीतकाल युद्ध के दौरान क्या है, प्रमुख भू राजनीतिक मोड़ और क्षेत्रीय राजनीति हमें देखने को मिली, जिसमें 1962 का भारत चीन युद्ध और उसके बाद के समीकरण देखने को मिले। तो 1962 का युद्ध हुआ, इसमें भारत सोवियत संघ के अधिक निकट आ गया था। तो 1962 का चीन भारत का युद्ध था, उसमें क्या हुआ, भारत किसके पक्ष में चला गया था, सोवियत संघ के पक्ष में चला गया था। पाकिस्तान और चीन के बीच में रणनीतिक संबंध मजबूत हो गए थे। तो भारत के अपोजिशन में आकर पाकिस्तान ने चीन को सपोर्ट किया। और दक्षिण एशिया की स्थिति है, वो दक्षिण एशिया की शक्ति है, वो राजनीति में नया बदलाव लेकर आए। तो चीन के बीच में पाकिस्तान के बीच में मजबूत साठगांठ बनी और पाकिस्तान ने चीन को खुश करने के लिए कश्मीर का कुछ हिस्सा, जिसे सक्साम घाटी, उसे सौंप दिया। तो आज के दिन अगर बात करें हम जम्मू और कश्मीर में, तो बहुत सारा जो हिस्सा है जम्मू और कश्मीर का वो इंडिया के पास कम है, कुछ हिस्सा हमारा चाइना के पास है, कुछ हिस्सा अभी भी कंट्रोल में पाकिस्तान के पास है। इसलिए बोलते हैं एक्चुअल कंट्रोल क्या है, चाइना का और पाक का। पाक एक्चुअल कंट्रोल किसमें है, कश्मीर का एक्चुअल कंट्रोल, फिर कश्मीर का कुछ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के पास है। इसकी पूरी धरती आज भी हमारे पास नहीं है, लेकिन मैप में हम इसे कंप्लीट अपना दिखाते हैं। फिर इसमें क्या देखने को मिला, 1971 का भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश का उदय। 1971 का जो शीत युद्ध काल था, उसकी सबसे महत्वपूर्ण घटना की बात करें, भारत और सोवियत संघ के बीच में 20 वर्षीय मैत्री संधि हो गई थी हमारे बीच में। तो 20 वर्ष की मैत्री संबंधी बहुत बड़ी बात होती है। अमेरिका और चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। उस टाइम क्या किया था, 1971 में सोवियत संधि के बाद अमेरिका और चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया। युद्ध के परिणाम क्या हुए, बांग्लादेश का निर्माण हो गया। इंदिरा गांधी के राज में ये युद्ध देखने को मिला और दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति और मजबूत हो गई थी। इसके कारण क्या है, भारत की स्थिति मजबूत हो गई थी। जो अमेरिका पाकिस्तान की दूरी है वो पाकिस्तान के चले गए थे। इसका परिणाम देखने को मिला, बांग्लादेश अलग हो गया था। फिर 1979 का अफगानिस्तान संकट, शीत युद्ध का अंतिम दौर में। तो 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था। तो पाकिस्तान अमेरिका का फ्रंटलाइन स्टेट बन गया था। तो पाकिस्तान का फ्रंटलाइन स्टेट की भूमिका क्या थी, उन्होंने क्या किया, अमेरिका ने सोवियत संघ को रोकने के लिए पाकिस्तान का मुख्य मोहरा बनाया और अमेरिका खुफिया एजेंसी जिसे CIA है और सऊदी अरब को धन से पाकिस्तान के भीतर मदरसों और कबीलाई इलाकों में मुजाहिदीन इस्लामी लड़ाकों को प्रशिक्षित और सशस्त्र किया। फिर उसके बाद क्या है, धार्मिक कट्टरपंथ का उदय हो गया था। मुजाहिदीन को अमेरिका और पाकिस्तान का समर्थन मिला, धार्मिक कट्टरवाद और आतंकवाद को इससे बढ़ावा मिला। भारत ने संतुलित कूटनीति इसमें बनाई। भारत की जो कूटनीति थी उन्होंने संतुलन बनाया दोनों के बीच में। तो भारत इस संकट के दौरान असमंजस में था। वह अपने करीबी मित्र सोवियत संघ की सैन्य कार्रवाई का खुलकर विरोध नहीं कर सकता था और न ही वह अपने पड़ोसी में किसी महाशक्ति की स्थायी उपस्थिति का समर्थन कर सकता था। तो भारत ने परोक्ष रूप से क्या किया, बातचीत के जरिए समाधान की वकालत की थी। अगर इसकी दूसरी बात करें तो घरेलू राजनीति पर शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, तो शीत युद्ध का प्रभाव केवल विदेश नीति तक सीमित नहीं रहा है। इसमें क्या है, पाकिस्तान में सैन्य शासन को अमेरिकी समर्थन हमें देखने को मिला। तो लोकतंत्र बनाम सैन्य तानाशाही हमें देखने को मिली, जिसमें अमेरिका ने क्या किया, लोकतांत्रिक मूल्य की वकालत करने के बावजूद पाकिस्तान के जनरल अयूब खान, जनरल याहा खान और जनरल जिया उल हक जैसे सैन्य तानाशाहों का पुरजोर समर्थन किया। तो पाकिस्तान में सैन्य शासन को अमेरिकी समर्थन मिला। इसी के अपोजिट क्या है, छोटे देशों की कूटनीति हमें देखने को मिली। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है, मजबूत बनी रही और छोटे देशों की कूटनीति में नेपाल, श्रीलंका और भूटान जैसे देशों ने भारत और चीन और अमेरिका के बीच में संतुलन बनाने की नीति को अपनाया। फिर इसी के साथ हमें क्या देखने को मिला, क्षेत्रीय सहयोग की धीमी शुरुआत हुई, जिसे कि सार्क संगठन 1985 बोलते हैं। तो क्षेत्रीय सहयोग की इसमें शुरुआत हुई थी 1985 में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन जिसे कि सार्क बोला जाता है, तो सार्क देशों ने एक संगठन बनाया 1985 में, तो दक्षिण एशियाई संगठन था। तो इसमें इसका उद्देश्य क्या था, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाएंगे, आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगे और आपसी संबंध को मजबूत करेंगे। तो ये हमारा क्षेत्रीय सहयोग की धीमी शुरुआत की गई थी। लेकिन भारत पाकिस्तान के तनाव के कारण क्या है, सार्क के जो अपेक्षित
सफलता प्राप्त होनी चाहिए थी वो इसमें नहीं हुई, क्योंकि भारत पाकिस्तान में लगातार क्या है तनाव होता रहा है। ये इस क्वेश्चन का निष्कर्ष है, जो कि हमने इसका आंसर देखा उसी के बेस पर आपको क्या है इसका कंक्लूजन करना है। आप इस क्वेश्चन के बेस पर भी इसका निष्कर्ष डिसाइड कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, दक्षिण एशिया के देशों की विदेश नीति निर्धारण में महाशक्तियों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, महाशक्तियों की भूमिका पूछी गई है। आपको बताना क्या है, अमेरिका, सोवियत संघ और वर्तमान में चीन ने दक्षिण एशिया के देशों की विदेश नीति को किस प्रकार प्रभावित किया है, ये इस क्वेश्चन में देखना है। ये इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। विदेश नीति किसी भी संप्रभु राष्ट्र के राष्ट्र हितों की रक्षा करने के लिए, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत करने का एक प्रमुख साधन रही है। किसी भी देश की विदेश नीति का निर्धारण आंतरिक कारकों जैसे कि इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और बाहरी कारकों, वैश्विक भू राजनीतिक माहौल और महाशक्तियों का हस्तक्षेप है, उनके अंतर संबंधों द्वारा हुआ है। तो विदेश नीति क्या है, किसी भी देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा, सुरक्षा और आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने का मुख्य माध्यम रही है। दक्षिण एशिया में अपनी महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति के कारण लंबे समय से विश्व की महाशक्तियों के आकर्षक केंद्र बना रहा, क्योंकि दक्षिण एशियाई देश हैं उसमें जो महाशक्तियाँ हैं वो उस पर अपना कंट्रोल चाहती थी, अपने पक्ष में लेना चाहती थी। तो शीतकाल युद्ध है उसके दौरान क्या हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ तथा वर्तमान समय में अमेरिका और चीन ने दक्षिण एशिया के देशों की विदेश नीति को गहराई से प्रभावित किया है, जिसमें हमें इसके प्रभाव को देखा जा सकता है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन है। अब बात करते हैं शीत युद्ध में महाशक्तियों की भूमिका क्या रही है। तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, शीतकाल युद्ध और महाशक्तियों का ध्रुवीकरण कैसे रहा, तो इसमें हम एक एक करके देखेंगे। इसमें तो सबसे पहले भारत की विदेश नीति और सोवियत संघ को देखेंगे, इसके कंपैरिजन और इसके संबंध को देखेंगे। तो स्वतंत्रता के बाद भारत ने किसी भी महाशक्ति के गुट में शामिल न होकर गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। हालांकि रणनीतिक आवश्यकताओं ने भारत को सोवियत संघ के करीब जाने को मजबूर कर दिया, लेकिन ऐसी कुछ कंडीशन हो गई थी जिसको भारत को सोवियत संघ के करीब जाना पड़ा। तो इसमें रणनीतिक संतुलन हमें देखने को मिला था। तो रणनीतिक संतुलन कैसे देखने को मिला, 1971 में की भारत और सोवियत संधि। तो 1971 में भारत और सोवियत क्या हो गए थे, मैत्री संधि की थी। 1971 के बांग्लादेश संकट के दौरान जब अमेरिका और चीन ने पाकिस्तान का पक्ष लिया था, तब भारत ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय शांति, मित्रता और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस महाशक्ति के समर्थन ने भारत को एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाए रखने और क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद की थी। फिर संयुक्त राष्ट्र में वीटो का समर्थन हुआ था। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ का वीटो समर्थन होना और रक्षा एवं औद्योगिक विकास में सहयोग होना देखा गया था। तो कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ द्वारा भारत के पक्ष में बार बार वीटो का प्रयोग करना भारत की विदेश नीति की एक बड़ी ताकत बना था। फिर इसमें पाकिस्तान की विदेश नीति और संयुक्त राज्य अमेरिका का संबंध देखेंगे। तो पाकिस्तान ने अपनी विदेश नीति को अमेरिका के साथ जोड़ दिया था। तो कैसे जोड़ा, सीटो और सेंटो इन ग्रुप का समर्थन किया था, सदस्य बन गया था, अमेरिका से सैन्य और आर्थिक सहायता प्राप्त की थी। फिर इसके बाद क्या, अफगानिस्तान संकट के दौरान अमेरिका का प्रमुख सहयोगी बन गया था। इस प्रकार पाकिस्तान की विदेश नीति और संयुक्त राज्य अमेरिका आपस में ऐसे इन्होंने क्या किया, सैन्य गठबंधन किया। रणनीतिक मोहरे का पाकिस्तान क्या है, इसका एक रणनीतिक मोहरा बन गया था पाकिस्तान। फिर समकालीन परिदृश्य को देखेंगे, जो एक नई महाशक्ति के रूप में चीन का उदय हुआ था। तो आज वर्तमान समय में चीन की भूमिका को देखेंगे, जिसमें क्या है 1991 में सोवियत संघ के विघटन और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद क्या है, वैश्विक महाशक्तियों के समीकरण बदल गए थे। 21वीं सदी में इस क्षेत्र में चीन एक नई और अत्यंत आक्रामक महाशक्ति के रूप में उभर गया था, जिसने दक्षिण एशिया के देशों की विदेश नीतियों के निर्धारण में बहुत ही बुनियादी रूप से बदल दिया था। जिसमें क्या क्या देखने को मिला हमें, छोटे दक्षिण एशियाई देशों की बैलेंसिंग कूटनीति देखने को मिली। छोटे देशों पर क्या प्रभाव पड़ा, जैसे कि नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश जैसे ने आर्थिक विकास के लिए चीन के साथ संबंध मजबूत किए। इसके मुख्य उदाहरण क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा मजबूत उदाहरण है BRI। तो इसमें BRI कैसे देखने को मिला, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव देखने को मिला, जिसमें क्या है सभी देशों के अंदर क्या है चीन एक रोड बना रहा है जिससे क्या अपना व्यापार कॉरिडोर बना सके। फिर हबन बटोटा पोर्ट श्रीलंका का था, वो देखने को मिला। तो इसमें क्या है, श्रीलंका का हबन टोटा बंदरगाह है वो चाइना ने अपने कंट्रोल में ले लिया था डेप ट्रैप के अंदर। और चीन का जो बुनियादी ढांचे में निवेश करना है वो क्या है, इसको दिखाता है, छोटे देशों पर प्रभाव को दिखाता है। फिर इसमें हमें क्या दिखाते हैं, पाकिस्तान चीन सदाबहार की कूटनीति को देखते हैं। तो पाकिस्तान और चीन के संबंध कैसे रहे, आज पाकिस्तान की विदेश नीति है वो चीन का अत्यधिक उस पर प्रभाव देखने को मिला है। अगर इसके उदाहरण के तौर पे बात करें तो CPEC चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। फिर इसके बाद क्या है इनका रक्षा सहयोग,
आर्थिक सहायता, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर परस्पर संबंध हमें देखने को मिला, जिसे CPEC बोल सकते हैं। तो पाकिस्तान और चीन के बीच में बहुत गहरे संबंध हो गए थे। भारत और अमेरिका रणनीतिक साझेदारी और विदेश नीति का नया मोड़ देखने को मिला। चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत और अमेरिका के संबंध क्या है, मजबूत हो गए थे। मुख्य पहल क्या हुई, इसमें हमें क्या देखने को मिला, क्वाड, जिसे भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के क्वाड ग्रुप में हम शामिल हो गए थे। इसमें क्या है, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी देखने को मिली, रक्षा और तकनीकी सहयोग देखने को मिला, और जो मेजर डिफेंस पार्टनरशिप का दर्जा मिला। तो ये क्या हुआ, चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते के कारण हुआ, वरना हमेशा अमेरिका पाकिस्तान के साथ झुकाव में रहा है, अभी भी वो झुकाव में है। हमारे साथ केवल क्या है, चाइना को दबाने के लिए हमारे पक्ष में आता है कि चाइना को कंट्रोल को ओनली दक्षिण एशिया में इंडिया ही कर सकता है। इंडिया ही एक ऐसी मेजर शक्ति है जो इसको कंट्रोल कर सकती है, लेकिन इसके अलावा नहीं है। लेकिन आज भी अगर चाइना, पाकिस्तान और इंडिया की बात होती है, वो आज भी है किसका सपोर्ट करता है, पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, वो कभी भी इंडिया का सपोर्ट नहीं करता है। और रक्षा और तकनीकी सहयोग किए गए हमने। भारत ने अपनी विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता को अपनाया था, इसको बनाए रखते हुए अमेरिका के जो साथ सहयोग है उसको बढ़ाया। फिर रक्षा और तकनीकी में सहयोग हुआ एक दूसरे का। फिर विदेश नीति निर्धारण में महाशक्तियों की भूमिका के प्रभाव, एक विश्लेषणात्मक मूल्यांकन को देखेंगे। महाशक्तियों की भूमिका का क्या प्रभाव पड़ा, इसमें कुछ पॉजिटिव फैक्टर पड़े और कुछ नेगेटिव फैक्टर पड़े। तो इसमें नकारात्मक प्रभावों की बात करें तो क्या है, क्षेत्रीय सहयोग में हमें प्रतिस्पर्धा देखने को मिली, प्रतिस्पर्धा वृद्धि हो गई। फिर हथियारों की दौड़ बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी और अस्थायी अस्थिरता बन गई थी। फिर छोटे देशों में संप्रभुता का संकट बन गया था, छोटे देशों पर भारी प्रभाव पड़ा। सार्क जैसे देशों के संगठन की प्रभावशीलता कम हो गई थी। कुछ देशों में क्या है, ऋण निर्भरता, डेब्ट ट्रैप की समस्या उत्पन्न हुई, जैसे कि पाकिस्तान और श्रीलंका में हमें देखने को मिली। अब है इसके कुछ पॉजिटिव फैक्टर। सकारात्मक फैक्टर की बात करें तो आर्थिक और तकनीकी विकास में वृद्धि हो गई थी और वैश्विक मंच पर पहचान बन गई थी। आधुनिक तकनीक और रक्षा में सहयोग हुआ। वैश्विक मंचों पर दक्षिण एशिया की भूमिका थोड़ी मजबूत हुई। बुनियादी ढांचे का विकास हुआ। ये इस क्वेश्चन का निष्कर्ष है। जैसे हमने आंसर दिया है उसके अनुसार क्या है, आप इसका कंक्लूजन कर सकते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या होगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, अफगानिस्तान में तालिबान के दूसरे चरण में दक्षिण एशिया पर प्रभाव की चर्चा कीजिए। आपको इस क्वेश्चन में तालिबान के इतिहास को नहीं लिखना है, लेकिन आपको यह भी बताना है कि अगस्त 2021 के बाद में तालिबान के दोबारा सत्ता में आने के बाद दक्षिण एशिया पर क्या क्या प्रभाव हमें देखने को मिले। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा। 15 अगस्त 2021 को काबुल पर नियंत्रण के साथ ही अफगानिस्तान में तालिबान 2.0 या तालिबान के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई थी। अमेरिका और नाटो सेनाओं की जल्दबाजी में हुई वापसी के बाद अशरफ गनी सरकार ताश के पत्तों की तरह ढह गई थी। तो अफगानिस्तान में किसकी सरकार थी, अशरफ गनी सरकार थी। तालिबान ने पुनः सत्ता हासिल कर ली। इससे पहले तालिबान ने 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान पर शासन किया था, जिसे क्रूरता, मानवाधिकारों के हनन और वैश्विक आतंकवाद के गढ़ के रूप में जाना जाता था। तो आपको बता दूं कि 1996 से 2001 तक भी तालिबान की सरकार थी, जिसे अमेरिका ने दमन करके अमेरिका ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था और वहाँ अशरफ गनी की सरकार को स्थापित कर दिया था एज ए गुडिया की तरह, एज ए किसकी तरह, हमारे कठपुतली की तरह। लेकिन बाद में 15 अगस्त 2001 को काबुल की जो अफगानिस्तान की राजधानी, इस पर नियंत्रण करके अफगानिस्तान दोबारा काबिज हो गया था, जिसे तालिबान 2.0 बोला जाता है। यद्यपि अपने दूसरे चरण में तालिबान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने खुद को अधिक उदार, समावेशी और परिपक्व दिखाने का प्रयास किया, लेकिन धरातल पर उसकी बुनियादी सोच में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। अफगानिस्तान भू राजनीतिक रूप से दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और मध्य पूर्व का चौराहा है। अतः अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी का प्रभाव केवल उसकी सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र के सुरक्षा, कूटनीतिक और आर्थिक समीकरणों में पूरी तरह इसे हिलाकर रख दिया। आज के दिन ये क्या है, ओपनली पाकिस्तान को अपनी आंख दिखाने और उनके साथ अटैक करेंगे कि हम इस पर कब्जा कर लेंगे या डायरेक्ट अटैक करेंगे। ये आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को भी मिले होंगे। फिर इसमें हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है, दक्षिण एशिया की सुरक्षा पर हमें क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो इसमें आतंकवादी संगठनों का बढ़ता मनोबल है। तो तालिबान की वापसी से कई कट्टरपंथी और आतंकवादी संगठनों की इससे प्रेरणा मिली है। जिहादी विचारधारा को बढ़ावा मिला है। चरमपंथी संगठनों का मनोबल बढ़ गया है। क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियां इसके साथ ही बढ़ गई है। आतंकवादी संगठनों का मनोबल बढ़ा है। अलकायदा वैश्विक नेटवर्क की पुनः सक्रियता हो गई है। तो अफगानिस्तान में पुनः कई आतंकी संगठन जैसे कि लेकर इनकी चिंताएं बढ़ गई हैं। इनके मुख्य संगठन क्या है, अलकायदा है। अलकायदा हो गया, इस्लामिक स्टेट हो गया, ISIK बोलते हैं जिसे, ISIKP। फिर इसके साथ क्या है, अन्य चरमपंथी समूह है, कौन से हैं, जैसे मोहम्मद जैसे संगठन है, इनको सुरक्षित पनाह बनता जा रहा है। तो काबुल में अलकायदा प्रमुख है वो
अयमन अल जवाहिरी का अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा जाना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण था। फिर मादक पदार्थों और हथियारों की अवैध तस्करी देखी जा सकती है। तो अफीम और हीरोइन की तस्करी में वृद्धि हुई है, अवैध हथियारों का प्रसार हुआ है और नार्को टेररिज्म को बढ़ावा मिला है। फिर इसमें जो प्रमुख दक्षिणी एशियाई देशों पर क्या इसके प्रभाव पड़े हैं वो देखेंगे। तो पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ा है, सबसे पहला प्रभाव, मुख्य प्रभाव पाकिस्तान पर पड़ा है, जिसे क्या है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आए। इसकी शुरुआत तालिबान की किसने की थी, पाकिस्तान ने की थी। शुरुआत में पाकिस्तान ने तालिबान की वापसी का स्वागत किया था, लेकिन बाद में उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके मुख्य प्रभाव उन्हें क्या क्या देखने को पड़े, टीटीपी का पुनरुत्थान, जिसे क्या बोलते हैं, तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान बोला जाता है। तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान टीटीपी को बोलते हैं। इसके हमलों में वृद्धि हो गई थी। इसमें डूरंड रेखा विवाद देखने को मिला था। डूरंड रेखा विवाद क्या है, अफगान तालिबान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा डूरंड रेखा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद क्या हुआ, दोनों देशों की सेनाओं के बीच में सीमा पर लगातार हिंसक झड़पें देखी जा सकती हैं। गोलीबारी में बहुत एक दूसरे की सेना के जवान मारे जाते हैं। इसमें शरणार्थी है संकट देखने, आर्थिक और शरणार्थी संकट देखने को मिला। शरणार्थियों का दबाव बढ़ गया, सुरक्षा चुनौतियां देखी जा सकती हैं। तो सबसे मुख्य प्रभाव किस पर पड़ा, पाकिस्तान पर। भारत पर क्या प्रभाव पड़ा और सुरक्षा और निवेश की क्या क्या चुनौतियां हमें देखने को पड़ी। भारत के सामने आई नई सुरक्षा और कूटनीतिक चुनौतियां इसमें उत्पन्न हो गई थी। तो सीमा पार आतंकवाद का खतरा बढ़ गया था। तो इसमें सीमा पार आतंकवाद की आशंका थी, जिसके कारण क्या है, भारत की मुख्य चिंता यह है कि अफगानिस्तान की धरती पर उपयोग पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जिसे लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद है, वो जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। फिर रणनीतिक निवेश का पानी फिरना, अफगानिस्तान में भारत की विकास योजना का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, जिसमें क्या है, पिछले 20 वर्षों में अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण, जैसे संसद भवन, सहतूत बांध, डेलराम जंग, इसका मारा गया, $3 अरब का निवेश किया था। तालिबान के आने के बाद कई परियोजनाओं का भविष्य में अधर में लटक गई थी। कूटनीतिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण देखने को मिला। तालिबान के साथ क्या है, व्यवहारिक कूटनीतिक संपर्क और मानवीय सहायता जारी रखी गई थी। तो भारत ने पहले रुख में बदलाव करते हुए तालिबान के साथ क्या है, बैक चैनल और तकनीकी स्तर पर बातचीत शुरू की। भारत ने काबुल में अपना तकनीकी मिशन दोबारा खोला है, ताकि वह अफगान जनता को मानवीय सहायता जैसे कि गेहूं और दवाएं पहुंचा सके और चीन पाकिस्तान के प्रभाव को संतुलित कर सके। भारत अपने पक्ष में अफगानिस्तान को करे, लेकिन आज भी क्या है, अफगानिस्तान के लोग भारत के पक्ष में ही हैं। अन्य छोटे देशों पर क्या प्रभाव पड़ा, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश पर इसके क्या प्रभाव देखने को मिले। तो बांग्लादेश पर प्रभाव की बात करूं तो धार्मिक कट्टरपंथ के बढ़ने की आशंका देखी गई, आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों पर निगरानी रखी गई। मालदीव और श्रीलंका पर क्या प्रभाव पड़ा, उग्रवादी विचारधारा के प्रसार की चिंता हुई, सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता में वृद्धि हो गई। फिर इसके साथ जो भू राजनीतिक ध्रुवीकरण और चीन का बढ़ता प्रभाव है, उस पर क्या हुआ, अमेरिका की वापसी के बाद चीन ने अफगानिस्तान पर अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया था। तो इसमें क्या क्या देखने को मिला, चीन तालिबान साठगांठ, जिसमें सबसे बड़ा क्या है, बेल्ट रोड है उनका, BRI बोलते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव देखने को मिला। फिर इसके बाद खनिज संसाधनों में रुचि देखी गई, CPEC का विस्तार की संभावना देखी गई, क्षेत्र में चीन का बढ़ता प्रभाव देखा गया। फिर इसके बाद क्या है, मानवीय और सामाजिक प्रभाव कैसे देखने को मिला, तो मानवाधिकार और महिलाओं का दमन हो गया था। शिक्षा क्षेत्रीय प्रवासन देखने को मिला था, शिक्षा और रोजगार के अवसरों की कमी हो गई थी, शरणार्थी संकट देखने को मिले थे, पड़ोसी देशों पर सामाजिक और आर्थिक दबाव देखने को मिला था। ये हमारा क्वेश्चन था, ये इस क्वेश्चन का निष्कर्ष है, जो कि आप इसके आंसर पर डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक पर 200 शब्द, तो 2 दिए गए हैं, पहले इसमें भी 200 वर्ड में लिखना है, इसको भी 200 वर्ड में लिखना है। तो इस पर क्या है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है हमें इस पर। तो इसको पहला है हमारा ग्रेटर गेम। तो ग्रेटर गेम की परिभाषा नहीं लिखनी है, इसमें इसकी अवधारणा, कारण, अफगानिस्तान की भूमिका, न्यू ग्रेट गेम, दक्षिण एशिया पर प्रभाव, इसको टोटल को हम कंक्लूड करके लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, परिचय, फिर कारण, फिर अफगानिस्तान, फिर न्यू ग्रेट गेम, फिर प्रभाव, फिर निष्कर्ष लिखेंगे इसका। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो ग्रेट गेम शब्द का उपयोग 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मध्य एशिया और दक्षिण एशिया में 2 विशाल साम्राज्य हैं, ब्रिटिश साम्राज्य और रूसी साम्राज्य, इसके बीच में चले रणनीतिक, कूटनीतिक और भू राजनीतिक टकराव के दर्शाने के लिए किया जाता है। इस शब्दावली को लोकप्रिय बनाने के लिए श्रेय प्रसिद्ध लेखक रुडयार्ड किपलिंग को जाता है, तो इन्होंने इस वर्ड को ज़्यादा फेमस किया था। तो इस अदृश्य युद्ध का मुख्य कारण क्या है, ब्रिटिश शासन में के मन में बैठी यह आशंका कि रूसी साम्राज्य मध्य एशिया जैसे कि समरकंद और बुखारा पर नियंत्रण हासिल करने के बाद भारत, जो कि ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा मूल्यवान उपनिवेशी था, की ओर कदम बढ़ा सकता है। इस साम्राज्यवादी होड़ के कारण क्या है, दोनों शक्तियों ने प्रत्यक्ष युद्ध लड़ने के लिए बजाय क्या किया, जासूसी, कूटनीति, संधियों और स्थानीय शासकों को मोहरा बनाकर प्रभाव क्षेत्र को स्थापित करने की नीति अपनाई थी। तो इसमें क्या हुआ, हमें क्या देखने को मिलेगा,
इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करना, मध्य एशिया पर प्रभुत्व स्थापित करना, सामरिक और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण करना और राजनीतिक प्रभाव का विस्तार करना था। फिर अफगानिस्तान का देखेंगे कि इस अफगानिस्तान की भूमिका क्या थी। ग्रेट गेम की अवधारणा, ग्रेट गेम का मुख्य अखाड़ा बन गया था, जो कि अफगानिस्तान ने क्या किया, दोनों साम्राज्य के बीच में बफर स्टेट बन गया था। इन दोनों के बीच में क्या बन गया था? मध्यवर्ती बफर स्टेट, जिसे क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती राज्य बोलते हैं, वो बन गया था। इसमें क्या क्या देखने को मिला? अंगल अफगान युद्ध देखने को मिला, जिसमें 3 अंगल अफगान युद्ध देखने को मिले। फिर सीमाओं का निर्धारण, डूरंड रेखा 1893, ये किसके बीच में? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। फिर ब्रिटिश हस्तक्षेप देखने को मिला, रूसी विस्तारवाद देखने को मिला। तो ये अफगानिस्तान ग्रेटर गेम का मुख्य अखाड़ा बन गया था, जिसमें ये चीज़ें हमें देखने को मिली। अब देखते हैं कि न्यू ग्रेटर गेम का उदय कैसे हुआ। वर्तमान समय में न्यू ग्रेट गेम में नए खिलाड़ी शामिल हैं। तो इसमें क्या है, जो बदलते खिलाड़ी हैं, इसमें अब इस खेल में केवल रूस और ब्रिटेन नहीं थे, बल्कि क्या था, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत और पाकिस्तान जैसे देश शामिल हो चुके थे। तो अमेरिका, चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान इसमें शामिल थे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक और रणनीतिक उद्देश्य क्या था? ऊर्जा संसाधनों पर नियंत्रण करना, जैसे कि विशाल तेल, जो प्राकृतिक गैस है, खनिज भंडार, इस पर नियंत्रण स्थापित करना। BRI बनाना, जैसे कि चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और व्यापारिक गलियारे, मध्य एशिया की जो रणनीतिक स्थिति है, ये इनके मुख्य उद्देश्य थे। फिर इसका दक्षिण एशिया पर प्रभाव क्या पड़ा, फिर वो देखेंगे। दक्षिण एशिया पर प्रभाव की बात करें तो अफगानिस्तान में अस्थिरता देखी गई। अफगानिस्तान में दशकों तक युद्ध की विभीषक झुलसता रहा और इसमें अस्थायीता देखी गई। फिर क्षेत्रीय संघर्ष देखे गए। फिर आतंकवाद का इसमें विस्तार हो गया, बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप हुआ और सीमा विवाद हमें देखने को मिला। तो दक्षिण एशिया पर यह प्रभाव देखने को मिले, जिसमें क्या देखने को मिला हमें? दक्षिण एशिया पर प्रभाव। फिर इस क्वेश्चन में अगला देखेंगे ब पार्ट, दक्षिण एशिया में सामाजिक मीडिया का क्या रोल है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, इसका परिचय देखेंगे, फिर सकारात्मक प्रभाव देखेंगे, नकारात्मक प्रभाव देखेंगे, सरकारी नियंत्रण देखेंगे, फिर निष्कर्ष देखेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो दक्षिण एशिया में सामाजिक मीडिया में 21वीं सदी में दूसरे दशक में सस्ते स्मार्टफोन, इंटरनेट डेटा, जैसे कि भारत में जियो की क्रांति की उपलब्धता के कारण दक्षिण एशिया में सामाजिक मीडिया, सोशल मीडिया बोलते हैं जिसे, आप अगर सामाजिक मीडिया नहीं समझ पाओगे तो सोशल मीडिया इन साउथ एशिया है, ये का अभूतपूर्व अवसर हुआ, जिसमें फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स, ये जैसे प्लेटफॉर्म क्या है दक्षिण एशिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि में करोड़ों नागरिकों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। यह तकनीक है वो मनोरंजन का साधन नहीं रही है, बल्कि इस क्षेत्र में राजनीतिक, समाज, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा की बुनियादी रूप से इसको प्रभावित किया है। तो इसकी क्या सकारात्मक भूमिका है लोकतांत्रिकरण और सशक्तिकरण में? तो इसके सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो ये आम जनता की आवाज़ बना, इसने लोकतंत्र को मजबूत किया, आम जनता की आवाज़ को मंच मिला, सरकार की जवाबदेही इससे बढ़ गई। तो इसके कारण क्या है, राजनीतिक जागरूकता और लामबंदी हमें देखने को मिली, आंदोलनों को गति मिली, युवाओं की भागीदारी बढ़ गई थी और आर्थिक अवसर मिले। आर्थिक अवसरों की बात करें तो डिजिटल व्यवसायों का विकास हो गया, छोटे व्यापारियों को नया बाजार मिल गया, ऑनलाइन रोजगार के अवसर मिल गए। इसके कारण क्या है, हमें एक चीज़ और मिली, शिक्षा और सूचना, ऑनलाइन शिक्षा मिली, सरकारी योजनाओं की जानकारी ऑनलाइन मिल गई, डिजिटल साक्षरता में वृद्धि हो गई थी। इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़े, तो इसके नकारात्मक प्रभाव क्या देखने को पड़े हमें? फर्जी न्यूज़ और दुष्प्रचार हमें देखने को, फेक न्यूज़ और क्या देखने को पड़ा? मिस इन्फॉर्मेशन। तो फेक न्यूज़ का बहुत सारा भंडार है, हमें बहुत सारी गलत न्यूज़ मिलने लगी। धार्मिक और सामाजिक ध्रुवीकरण देखने को मिला, सांप्रदायिक तनाव हो गया, हेट स्पीच देखने को मिली, साइबर अपराध बढ़ गए, डेटा चोरी हो गया, सोशल मीडिया का दुरुपयोग हुआ और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो इसके कारण क्या है, साइबर सुरक्षा खतरे में आ गई, संप्रभुता पर संकट आ गया। ये ऐसी चीज़ें इसके नकारात्मक प्रभाव थे। फिर सरकारी विनिमय और सेंसरशिप हमें देखने को मिली, सरकारी नियंत्रण कैसे देखने को मिला? तो दक्षिण एशिया के कुछ देशों ने क्या, सोशल मीडिया पर नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे कानून बनाए, जैसे भारत के IT एक्ट बोला जाता है। आज इसका मिसयूज हो रहा है, जो सोशल मीडिया पर सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो अपना क्या है मत रख रहे हैं, विचार रखें सरकार के खिलाफ कि सरकार ये गलत काम करिए, उनके अकाउंट को बैन किया जा रहा है, उनकी वीडियो को डिलीट करवाया जा रहा है। बांग्लादेश में क्या है, डिजिटल सुरक्षा कानून बनाया गया। फिर इसके अलावा क्या है, पाकिस्तान में सोशल मीडिया नियम लाए गए। तो पाकिस्तान में नए सोशल मीडिया कानून इसके उदाहरण हैं, जिसके सरकारी नियंत्रण स्थापित किए गए। इसका उद्देश्य क्या था? साइबर अपराध को रोकना, लेकिन कई बार इन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने के आरोप भी लगते हैं, जो कि आजकल इंडिया में इसके लग रहे हैं। फिर इसका क्वेश्चन का निष्कर्ष है, जो कि आप इसका निष्कर्ष देखते हो। ये हमारा 12 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 13, शीत युद्ध के दौरान दक्षिण एशिया में अमेरिका की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो शीत युद्ध के दौरान आपसे क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में? शीत युद्ध जो कि 1945 से चलकर 1991 तक चला था, इस दौरान अमेरिका ने दक्षिण एशिया में क्या भूमिका निभाई और उसके क्षेत्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़े? तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। शीत युद्ध जिसे कोल्ड वार का दौर है, 1945 से 91 में दो महाशक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, जिसे USSR बोला जाता है, इसके बीच में वैचारिक, राजनीतिक और कूटनीतिक प्रतिस्पर्धा का ये
काल था। इस वैश्विक टकराव का मुख्य उद्देश्य क्या था? दुनिया भर में अपने अपने प्रभाव क्षेत्रों का विस्तार करना और विरोधी गुट के प्रभाव को रोकना। दक्षिण एशिया अपनी अनूठी भौगोलिक स्थिति, विशाल भूभाग और हिंद महासागर की निकटता के कारण क्या है, वाशिंगटन की रणनीतिक प्राथमिकताओं में से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन के उभरा। इस कालखंड में दक्षिण एशिया में अमेरिका की भूमिका मुख्य रूप से क्या हुई? साम्यवाद के अवरोधन को देखकर इसकी नीति संचालित थी। अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपने देशों के साथ गठबंधन करने और सैन्य सहायता देने और युद्धों को प्रत्यक्ष या परोक्ष हस्तक्षेप देने में माध्यम से दक्षिण एशियाई राजनीति के समीकरणों को गहराई से प्रभावित किया। ये इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन है। तो अमेरिका की विदेश नीति है और अवरोधन का सिद्धांत दिया उन्होंने। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के जो ने साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए नीति अपनाई। इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? उन्होंने सोवियत प्रभाव को सीमित करना उसका मुख्य उद्देश्य था। फिर इसके बाद क्या था? साम्यवादी विचारधारा के प्रसार को रोकना था। तो अमेरिका क्या चाहता था? साम्यवाद विचारधारा के प्रसार को रोकना चाहता था। रणनीतिक सहयोगियों का निर्माण करना चाहता था। दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ावा देना चाहता था। भारत द्वारा किसी भी गुट में शामिल न होकर गुटनिरपेक्षता की नीति को अडिग रहा। इसके कारण अमेरिका ने अपनी रणनीतिक दृष्टि को पाकिस्तान की ओर मोड़ दिया और पाकिस्तान के सहयोग किया। फिर है इसमें अमेरिका पाकिस्तान सैन्य गठबंधन, क्षेत्रीय असंतुलन की शुरुआत हुई। तो ये कैसे हुआ? अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में सैन्य गठबंधन हो गया था, जो कि क्या देखा जा सकता है 1950 के दशक में दक्षिण एशिया में अमेरिका की भूमिका तब बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गई थी, जब उसने पाकिस्तान को अपने पाले में कर लिया। अपनी सुरक्षा चिंताओं और आर्थिक जरूरतों के कारण पाकिस्तान क्या है, अमेरिका की छतरी के नीचे चला गया और उसने क्या कर लिया? सैन्य संगठनों की सदस्यता बना ली, सीटो और सेंटो की। तो ये उसने अपने इसकी सदस्य को अपना लिया था। आधुनिक हथियारों की आपूर्ति पूरी होती है, आर्थिक सहायता मिल रही थी और उसे सैन्य प्रशिक्षण मिल रहा था। अमेरिकी सैन्य अड्डों का उपयोग किया जा रहा था। तो हथियारों और धनों की आपूर्ति हो रही थी, सैन्य अड्डों की स्थापना की जा रही थी। इसके बदले में पाकिस्तान ने क्या किया? अमेरिका को सोवियत संघ की जासूसी करने के लिए अपने पेशावर के पास बनबेर जैसे रणनीतिक सैन्य अड्डे स्थापित करने की अनुमति दी। इसी अड्डे से अमेरिका ने U-2 जासूसी विमान सोवियत हवाई क्षेत्र में उड़ान भरते थे। तो ये पाकिस्तान इसके क्या थे? अमेरिका के साथ सैन्य गठबंधन थे। इसके कारण प्रभाव क्या पड़ा? भारत और पाकिस्तान के बीच में हथियारों की होड़ बढ़ गई, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया था। फिर भारत के प्रति अमेरिका की बदलती और जटिल नीति। तो इसमें क्या देखने को मिला हमें? 1962 का भारत चीन युद्ध, जो कि कूटनीतिक मोड़ था। तो भारत किसी गुट में शामिल न होकर किसी भी गुट में शामिल था, गुटनिरपेक्षता को अपनाया था कि मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँगा। तो उसने गुटनिरपेक्षता को देखा। फिर 1962 में हमें भारत का चीन युद्ध देखना पड़ा, जो कि कूटनीतिक मोड़ था। अमेरिका ने भारत को सैन्य सहायता प्रदान की। दोनों देशों के बीच में संबंधों में अस्थायी सुधार हुआ। तो 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने भारत का खुलकर समर्थन किया। अमेरिका ने भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति को दरकिनार करते हुए उसे तत्काल सैन्य और रसद सहायता भेजी। इस संक्षिप्त दौर में भारत और अमेरिका के बीच में काफ़ी मजबूत संबंध हो गए थे, क्योंकि दोनों ने साझा दुश्मन चीन, जो कि साम्यवादी ब्लॉक था। हालांकि 1963 में कैनेडी की हत्या और बाद में अमेरिकी प्राथमिकताओं में बदलाव के कारण यह नज़दीकी लंबे समय तक नहीं टिक सकी थी। तो 1963 में क्या हुआ था? कैनेडी की हत्या कर दी गई और अमेरिकी प्राथमिकताओं के बदलाव आ गए थे। फिर हमें 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध देखना पड़ा और अमेरिकी प्रतिबंध हमें झेलने पड़े। तो अमेरिका ने दोनों देशों पर हथियारों की आपूर्ति पर रोक लगा दी थी और भारत सोवियत संघ के और निकट चला गया था। तो 1965 के युद्ध में क्या हुआ? जब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल किया, तो अमेरिका ने अपनी नीति में थोड़ा बदलाव करते हुए दोनों देशों पर सैन्य सहायता और हथियारों की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी कदम का नुकसान पाकिस्तान से ज़्यादा भारत को हुआ, क्योंकि जिसने भारत को सोवियत संघ के और करीब लाने के लिए प्रेरित कर दिया था। क्योंकि अमेरिका के पास तो ऑलरेडी पाकिस्तान के पास ऑलरेडी अमेरिका के हथियार थे, उनके फाइटर जेट्स थे। 1971 में बांग्लादेश का संकट और अमेरिका चीन पाकिस्तान की धुरी देखने को मिली। तो 1971 में जो बांग्लादेश का संकट है, यह दक्षिण एशिया में अमेरिका की भूमिका का सबसे विवादास्पद चरण था। इसमें क्या क्या घटनाएं हमें देखने को मिली? पाकिस्तान का इन्होंने समर्थन किया, पूर्वी पाकिस्तान के मानवाधिकार उल्लंघनों पर चुप्पी रखी, 7वें अमेरिकी नौसैनिक बेड़े की इन्होंने तैनाती की, भारत पर कूटनीतिक दबाव बनाया, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा क्या है रणनीतिक मोड़ दिया था। तो 1971 में जब ये भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ ना, तो अमेरिका ने क्या है सबसे विवादास्पद काम किया था। उस टाइम जो उनके अमेरिकी राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे हेनरी किसिंजर ने कूटनीतिक रूप से चीन का साथ संबंध सामान्य करने का प्रयास कर रहे थे। इसी कूटनीति में पाकिस्तान के तानाशाह जनरल याह्या खान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे। अब पूर्वी पाकिस्तान के नरसंहार पर अमेरिका ने चुप्पी बनाई हुई थी। 7वें नौसैनिक बेड़े का उन्होंने क्या कर दिया? तैनाती कर दी थी। तो दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत पर दबाव बनाने के लिए
पाकिस्तान को हार से बचाने के लिए अमेरिका ने क्या कर दिया था, अपने परमाणु संपन्न 7वें नौसैनिक बेड़े को बंगाल की खाड़ी की ओर भेज दिया था। यह भारत की संप्रभुता के लिए एक सीधा सैन्य खतरा था, लेकिन इंदिरा गांधी ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और अमेरिका के मुंह पर ताला लगा दिया था। इसका क्या परिणाम हुआ? अमेरिका की इस आक्रामक भूमिका को संतुलित करने के लिए भारत ने सोवियत संघ के साथ शांति, मित्रता और सहयोगी संबंध का सहारा लिया। सोवियत नौसेना के हस्तक्षेप के कारण क्या है, अमेरिकी बेड़ा पीछे हट गया। इस टाइम क्या है, रूस हमारे खुले समर्थन में आया और जिसके कारण क्या है, अमेरिका के बेड़े को अपने पीछे हटना पड़ा, जिसके कारण क्या है, बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया। यह शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी कूटनीति एक बड़ी हार हो गई थी। फिर हमें क्या देखने को पड़ा, 1979 में अफगानिस्तान संकट और कट्टरपंथ को बढ़ावा मिल गया था। तो 1979 में जो अफगानिस्तान का संकट था, जो सोवियत संघ ने अफगानिस्तान प्रवेश के बाद अमेरिका पाकिस्तान को फ्रंट लाइन स्टेट बना दिया था। इसका मुख्य कदम क्या था? मुजाहिदीन का वित्त पोषण करना, तो मुजाहिदीन को सहायता देना और हथियारों का प्रवाह करना। इसमें क्या है, CIA और ISI का सहयोग किया गया था। फिर हथियारों की और वित्तीय सहायता की गई थी। फिर ऑपरेशन साइक्लोन चलाया गया था। तो अमेरिका ने मुजाहिदीन को स्टिंगर मिसाइलें प्रदान की, जिससे सोवियत संघ हेलीकॉप्टरों को मार गिराया और अंत में सोवियत संघ पीछे हटने पर मजबूर हो गए थे। तो हथियारों का प्रवाह किया गया था। दीर्घकालीन प्रभाव क्या पड़ा? इससे अमेरिका की नीति ने दक्षिण एशिया में धार्मिक कट्टरपंथ, नशीले पदार्थों की तस्करी, आधुनिक अवैध हथियार की संस्कृति को जन्म दिया। यही मुजाहिदीन आगे चलकर क्या है, तालिबान, अलकायदा और वैश्विक आतंकवादी संगठन के रूप में उभरे, जिसने पूरे क्षेत्र को हमेशा के लिए अस्थिर कर दिया। तो हमेशा अमेरिका ने अपने शॉर्ट टर्म के फायदे के लिए दक्षिण एशिया को एक बड़े खतरे में झुलसा दिया था। दक्षिण एशिया पर अमेरिकी भूमिका के दीर्घकालीन प्रभाव हमें देखने पड़े। तो दीर्घकालीन क्या प्रभाव थे? इसके कुछ पॉजिटिव फैक्टर थे, कुछ नेगेटिव फैक्टर थे। तो इसमें क्या है, लोकतंत्र को कमजोर किया। तो इसमें क्या है, तो एशिया में लोकतंत्र की वकालत करने के लिए बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने भू राजनीतिक हितों के लिए जनरल अयूब खान, याह खान और जिया हुल जैसे तानाशाहों का समर्थन किया। इससे पाकिस्तान की लोकतांत्रिक संस्था हो उसको कभी पर नहीं दिया और हमेशा सैन्य शासन रहा। फिर सार्क की विफलता हमें देखने को मिली। तो इसमें क्या है, सार्क जैसे क्षेत्रीय सहयोगों को नुकसान हुआ। सुरक्षा बजट में क्या है, वृद्धि हो गई थी। तो हथियारों की होड़ हुई, भारत पाकिस्तान में तनाव की वृद्धि हुई, लोकतंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, पाकिस्तान में सैन्य शासन को समर्थन मिला, अफगानिस्तान में कट्टरपंथी और आतंकवादी का विस्तार हुआ। सार्क जैसे जो हमारे सहयोगी थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसका पूरा हमें प्रभाव देखने को नहीं मिला। इसे कुछ पॉजिटिव फैक्टर थे, कुछ देशों के आर्थिक और सैन्य सहायता मिली, आधुनिक सैन्य तकनीकों का विकास हुआ और सामरिक सहयोग बढ़ा। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, जो हमने आंसर दिया उसी के हिसाब से आप इसका निष्कर्ष डिसाइड कर सकते हो। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14, दक्षिण एशिया में मुख्य पारिस्थितिक संकट क्या है? तो इस क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, आपको क्या है जो दक्षिण एशिया में किन किन प्रमुख पारिस्थितिक संकटों का सामना करना पड़ा तथा उनका समाज, अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, ये देखेंगे। तो इसका सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या होगा। दक्षिण एशिया विश्व की सबसे घनी आबादी वाले, भौगोलिक रूप से विविधतापूर्ण और आर्थिक रूप से विकासशील क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र में विश्व की लगभग 25% आबादी निवास करती है। तो आपको देखना होगा कि दक्षिण एशिया में क्या है, विश्व की 25% आबादी निवास करती है, जबकि इसके पास वैश्विक भूमध्य का 3.5% क्षेत्र में 25% पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की रहती है। वर्तमान समय में तीव्र औद्योगिकरण हुआ है, अनियंत्रित शहरीकरण हुआ है, जनसंख्या विस्फोट हुआ है और अंधाधुंध प्राकृतिक दोहन के कारण क्या है, दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में एक गंभीर पारिस्थितिक तंत्र का संकट का सामना करना पड़ा है। इसके कारण क्या है, हमें जलवायु परिवर्तन के वैश्विक प्रभावों ने इस क्षेत्रीय संकट को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज देखने को मिला है। हिमालय की ग्लेशियर है वो पिघलने लगी है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में, जिसके कारण क्या है, जल स्तर बढ़ रहा है। क्षेत्रीय जो दक्षिण एशिया है इसमें पारिस्थितिक तंत्र क्या है, संतुलन पूरी तरह डगमगा गया है। तो ये हमारा इसका इंट्रोडक्शन होगा। अब इस पर क्या क्या प्रभाव पड़े हैं वो देखेंगे। तो दक्षिण एशिया पर मुख्य पारिस्थितिक तंत्र क्या मुख्य पारिस्थितिक संकट देखने को मिले हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा हमें जलवायु परिवर्तन और बढ़ता वैश्विक तापमान देखने को मिला। तो ये दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी पर्यावरण चुनौती है। इसके कारण हमें अनियमित मानसून, अत्यधिक वर्षा, बाढ़, सूखे की घटनाएं, हीट वेव में वृद्धि और कृषि उत्पादन में कमी आई है। ये हमें इसमें परिवर्तन देखने को मिले हैं। फिर इसके साथ क्या है, मौसम चक्र में बदलाव, तापमान रिकॉर्ड में वृद्धि हमने बता दिया है। फिर हिमालय पारिस्थितिक तंत्र का क्षरण और ग्लेशियरों का पिघलना देखा है। तो हिमालय को दक्षिण एशिया का जल स्रोत माना जाता है। इसमें मुख्य समस्याएं क्या आई, हमारे ग्लेशियरों का सिकुड़ना या इसका तेजी से पिघलना देखा गया। ग्लेशियर जिलों का निर्माण, अचानक बाढ़ आना, भविष्य में जल संकट बनना और नदी के परिवहन में
अंतर देखा गया। तो नदी का प्रवाह में परिवर्तन आ गया था। जल संकट हमें इसकी एक मोटी समस्या बन गई थी। अगला है समुद्र के जल स्तर में वृद्धि और तटीय संकट देखने को मिला। तो वैश्विक तापमान बढ़ने के कारण समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। मालदीव का डूबना हो गया। बांग्लादेश और भारत के तटीय क्षेत्रों में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई। तो मालदीव के अस्तित्व पर संकट बन गया था नहीं है। बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में जलभराव की समस्या आ गई। भारत के सुंदरबन और तटीय क्षेत्रों में कटाव होने लग गया है। चक्रवातों में बहुत ज़्यादा तीव्रता आ गई है। चक्रवात बहुत जल्दी आने लगे हैं। बहुत ज़्यादा हमें चक्रवात देखने को पड़ रहा है, जिसके कारण हमारा आर्थिक और मानवीय नुकसान हो रहा है। गंभीर वायु प्रदूषण देखने को मिला है। दक्षिण एशिया में सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में शामिल है। तो दक्षिण एशिया अगर विश्व में बात करें तो सबसे प्रदूषित शहरों में इनकी गिनती होती है। अगर वर्ल्ड के टॉप 100 शहरों में गिनती की जाए तो 95+ सिटीज़ हमारे दक्षिण एशिया की होगी, जिसमें सबसे ज़्यादा इंडिया और पाकिस्तान में देखी जा सकती है। चीन में इसका प्रभाव बहुत कम है। तो दक्षिण एशिया में विश्व के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में शामिल है। इसमें वाहनों का धुआं, उद्योग और पराली जलाना, निर्माण कार्य इत्यादि इसमें आता है। इसमें स्मोक का संकट और इसके कारण और प्रभाव बहुत सारे देखे जा सकते हैं। फिर इसी के साथ क्या है, प्रभाव पड़ते हैं हमारे पर। हमें सांस रोग होता है, हृदय रोग होता है और समय से पहले मृत्यु हो जाती है और जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आती है। फिर इसके साथ हमें जल प्रदूषण और भूजल का अत्यधिक दोहन करना है। तो ये हमें देखने को पड़ रहा है। जल प्रदूषण और जल संकट देखने को मिला है। नदियों का प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसमें गंगा, यमुना और डाका जैसे पवित्र नदियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है। किसका कारण क्या है, औद्योगिक अपशिष्ट है वो डायरेक्ट हमारी नदियों में डाल देते हैं, जिसके कारण हजारों करोड़ों लीटर पानी हमारा वेस्ट हो रहा है। भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है। स्वच्छ पेयजल की कमी आ रही है। औद्योगिक अपशिष्ट हम डायरेक्ट नदियों में बहा रहे हैं। आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रदूषण बढ़ रहा है। अगर हम NCR क्षेत्र की बात करें, हरियाणा, यूपी और दिल्ली की बात करें तो यहाँ फ्लोराइड इतनी मात्रा में बढ़ चुका है, जिसके कारण लोगों को बहुत सारी बीमारी हो रही है, कैंसर वगैरह हो रही है। फिर इसके कारण क्या है, हमें क्या देखने को पड़ रहा है, वनों की कटाई और जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। इसके मुख्य कारण ये है कि कृषि का विस्तार हो रहा है, शहरीकरण देखने को पड़ रहा है, अवैध कटाई और विकास परियोजनाएं देखी जा सकती हैं। आज भी इसके सरकार क्या है, इसके खिलाफ ही काम कर रही है कि सरकार क्या है, बड़े बड़े बिल्डरों और इंडस्ट्रियलाइजेशन और बड़े बड़े क्या है उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए जंगलों को काटने दे रही है और लोगों की आवाज़ों को दबा रही है सोशल मीडिया के थ्रू, और क्या है मीडिया में इसकी आवाज़ को उठाने नहीं दे रही है। इसके प्रभाव क्या पड़ रहे हैं, हमें भूस्खलन देखने को मिल रहा है, मृदा अपरदन और वन्य जीवों का संगठन और जैव विविधता में कमी देखने को मिल रही है। इन पारिस्थितिक संकटों का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव हमें कैसे देखने को मिला, इन संकटों के कारण जलवायु शरणार्थी हैं, इनकी संख्या बढ़ रही है। खाद्य सुरक्षा बढ़ रही है, खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो रही है। कृषि उत्पादन हमारा क्या है, घट रहा है, क्योंकि इसके कारण क्या है, मौसम बिगड़ात आ रही है, कृषि उत्पादन में कमी आ रही है। प्राकृतिक आपदाओं को भारी नुकसान पहुंच रहा है, स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही है और आर्थिक क्षति हो रही है। कूटनीतिक आयाम की बात करें तो पारिस्थितिक संकट और क्षेत्रीय विवाद हमें देखने को मिला। तो क्षेत्रीय और राजनीतिक प्रभाव कैसे हैं, पारिस्थितिक संकटों पर प्रभाव देखना पड़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। इसके मुख्य उदाहरण की बात करूँ तो इसमें जल कूटनीति देखने को मिली है। भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता, जो भारत बांग्लादेश के बीच में तीस्ता नदी जल विवाद है। आज के दिन ये क्या है, सिंधु जल ट्रेटी है, ये इंडिया ने कैंसिल कर दी है, क्योंकि वो उस टाइम की मानी गई थी। आज के दिन कंडीशन चेंज हो चुकी है। आज पाकिस्तान क्या कर रहा है, टेररिज्म का फ़ायदा उठाकर देश में हमारी डेवलपमेंट को रोक रहा है और हमारे पर प्रेशर बना रहा है या हमारे जो विकास की बाधा बन रहा है। फिर जो सीमा पार नदियों के जल बंटवारे उस पर तनाव हो रहा है और जल संसाधनों में क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। इसमें चीन की भूमिका बात करें तो चीन द्वारा तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाए जा रहे विशाल बांध है, जो कि भारत बांग्लादेश के निचले इलाकों में पारिस्थितिक तंत्र के लिए एक बहुत ज़्यादा खतरा बन गया है। अगर इसके समाधान की बात करें तो समाधान के उपाय और क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकताओं को बात करें तो इसमें मुख्य उपाय क्या क्या कर सकते हैं, तो सार्क को पुनर्जीवित करना होगा, फिर नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार करना होगा, फिर सतत विकास के माध्यम से क्या करना होगा, सतत विकास करना होगा। तो नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार, बड़े पैमाने पर वनीकरण करना होगा, जल का संरक्षण करना होगा, प्रदूषण पर नियंत्रण करना होगा, सतत विकास करना होगा। सतत विकास क्या होता है, हम सभी लोगों के जीवन गुणवत्ता को बढ़ाएंगे, बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए, हमारी और आने वाली पीढ़ियों को बिना नुकसान पहुंचाए। क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देंगे, जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध संयुक्त नीति अपनाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर था, जिसका निष्कर्ष आप ऐसे देख सकते हैं, आप इस अपने हिसाब से इसको डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे इस वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर थे, जिसको हमने एक एक करके सबको समझा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो मैंने आपसे सजेशन मांगी, सजेशन देना ना भूलें। आप हमारे कमेंट बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसका सपोर्ट दिखा सकते हैं। अगर आपको कोई स्टडी मटेरियल चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप बता सकते हैं। मिलते हैं अगली एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।